extra time. What was your first reaction to listen that finally Mohun Bagan will play in ISL with rowing boat logo and green and maroon jersey? क्या सोचा था? अब आएगा मजा खेल का. Very much. Everybody is saying that ISL का सबसे बड़ा मैच होगा. नहीं, वो मैच बड़ा हो गया कि नहीं वो तो टाइम ही बताएगा, बट फैक्ट दैट मोहन बगान इज नाउ पार्ट ऑफ द ISL इज समथिंग व्हिच वी फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर एज अ क्लब फॉर बेंगलुरु FC बट आल्सो फॉर इंडियन फुटबॉल. The fact that they will be able to continue with their green and maroon and the logo Rowing also more rowing boat logo also, it is something which I feel will continue the legacy that is such an old legacy with so much of history. तो ये फुटबॉल के लिए अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है. तो लुकिंग फॉरवर्ड. वैसे भी हमारा जब भी हम लोग आई लीग में थे तभी मोहन बगान के साथ हमारा अच्छा राइवलरी चल रहा था. We also played our first ever match in the history of Bengaluru FC against Mohun Bagan. So I think that holds a very important place for us also. The fact that we lost to Mohun Bagan in the second year in the last minutes when Belo Razak scored the header still hurts us. For a fact, it's a fact because that was something which we could not win. So this is a rivalry that was created between the two of us. And also with ATK, we lost to them this year in the semi-finals of the ISL. So it has been a very good kind of a rivalry between both of them. And now that both these big institutions have come together, we look forward to it. Of course, on the field, it will be a big battle. As you say, अभी मजा आएगा, उस तरह का अच्छा battle होने वाला है. But खेल का तो अच्छा. But off the pitch, it is something which is not only good for us but also for Indian football, and I'm extremely happy for that. मंदार भाई, हिंदी में एक कहावत है, कहीं कुछ पक रहा है. कहीं कुछ पक रहा है इसीलिए मैंने कहा है क्योंकि कल क्या था, कल आपके जो ओनर थे पार्थ जिंदल साहब, उनका एक ट्वीट आया था, बड़ा अच्छा ट्वीट था, जो मोहन बगान आ गया है एटीके के साथ में ISL में, इस बंगाल आप भी आ जाओ. तो क्या लग रहा है, इस साल होगा डर्बी होगा? इस साल मोहन बगान इस बंगाल ISL डर्बी होगा या मोहन बगान इस बंगाल खेलेगी बेंगलुरु FC के साथ ISL में? आपको क्या लगता है? मोहन बगान रहेगा तो ईस्ट बंगाल को भी तो रहना चाहिए ना, ये मेरा सवाल है. अब हाँ, नहीं वो बात तो सही है, लेकिन वो तो हमारे हाथ में तो है नहीं. वो तो ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल के हाथ में या ISL के हाथ में या AFF के हाथ में. उनके जो कुछ चीजें हैं पहले ओनरशिप के साथ वो उनका सॉल्व होना जरूरी है. तो वो बट एज अ फुटबॉल फैन, एज अ बेंगलुरु FC, वी ऑब्वियसली विल ऑलवेज वांट ईस्ट बंगाल टू बी देयर, मोहन बगान टू बी देयर, बिकॉज they are big institutions. Mohammedan Sporting is another one club which has got very good history. So अगर ये legacy और history वाले अगर जो club है जो इतना consistently Indian football को contribute कर रहे हैं, you can even talk about the Goan clubs, whether it's Dempo or Churchill Brothers. ये अगर लोगों ने इतने सालों में फुटबॉल को, आज जो हम लोग फुटबॉल जिस मुकाम पे है उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है इसके लिए. तो अगर ये सब क्लब्स आ सकते हैं और एक अच्छी हम लोग एक आमने सामने हमारा जो एक डर्बी जैसा एटमॉस्फेयर रहता है. आई मीन ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल मोहन बगान इज द बिगेस्ट मैच इन इंडियन फुटबॉल. कोई कितना भी बोले, वी नो हाउ मच द राइवलरी इज. अगर और ये कंटिन्यू होता है तो ये अच्छा है ना फुटबॉल के लिए, उसमें बुरा लगने वाली बात ही नहीं है. एंड वी जस्ट होप दैट East Bengal is the next club to come into the ISL and as early as possible. We look forward to that. So यही हमारा thought process है as a football club, as somebody who's been involved with Indian football. We hope that they come soon and it's in their hands, not in our hands to decide that. बेंगलुरु FC के लिए फैंस जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है इंसान. उनका नाम है सुनील छेत्री, जिनका 15 साल हो गया इंडियन फुटबॉल में, लेजेंड है. सुनील छेत्री जब आए बेंगलुरु FC में, वो हालांकि लेजेंड थे, लेकिन उनका जो अभी जो एज ए प्रोफेशनल इतना जो ग्रोइंग हुआ है, इसमें बेंगलुरु FC का कितना कंट्रीब्यूशन आपको लगता है? और सुनील कैसे देखते हैं? सुनील के साथ ये जो आपका जो एसोसिएशन है, इसको आप कैसे देखते हो? No, I think contribution is both ways. It cannot be a one-way contribution ever. ये दोनों तरफ का contribution है. I think the efforts that Sunil takes as a player, भले वो ट्रेनिंग में रहे या भले वो उसके डाइट में रहे या जो भी है, he is very particular about it.
And for me, Sunil Chetri adds a lot more to Bengaluru FC than what we see on the pitch, and I always say so because पिच में तो हम जानते हैं वो किस तरीके से खेलते हैं या उनका कौशल्य इन while playing is nothing that we can speak about. मतलब the more we speak is less about it. But what is important is what Sunil Chetri adds to the club in the dressing room, outside of the pitch. All these things are something which are of I think most importance, that and I think we are very, very fortunate to have that kind of a person with us at the club, which obviously is performing on the pitch for sure, but off the pitch also he sets the right examples for everybody, not just his co-players but also the smaller kids who are at the academies, who are at the soccer schools, even the people who are working at the club. We all get inspired from him, and I think he knows that, but he has never made anybody feel that he's somebody special. He's like any other person at the club, and I think that is how humble he is, and I think that is what we have been fortunate of having him, and I'm pretty sure he'll be involved with the club for many years to come. अभी बैंगलोर तो उसका घर बन चुका है, although Calcutta उसका ससुराल है, but I think Bangalore will always be his home now. And even if I think I'm pretty sure he'll be involved with the club in bigger ways in the years to come. आपको लगता है कभी कभी आपको थोड़ा सा डाउट होता है, शक होता है सुनील को देख के? 34 इयर्स के उनका एज है, लेकिन फिटनेस अगर माने तो कोई 20-21 साल का लड़का का फिटनेस है नहीं। वो मतलब क्या काम करते हैं फिटनेस के बारे में? अगर आप उनको जानते हो या वो लोग क्या मतलब वो क्या करते हैं, अगर आप उनके टच में हो तो आपको हैरानियत नहीं होगी बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, बिकॉज द काइंड ऑफ एफर्ट ही टेक्स, इट्स इनक्रेडिबल। अभी आज भी अगर इन द लॉकडाउन पीरियड भी, जैसे थोड़ा लॉकडाउन ईज आउट हुआ, he is in Bellary, he's at Inspire Institute of Sports training for the past he's gone in 15 days installments 3 times now. This is the 3rd time he's there, and he's been continuously training there for the past 15 days. Prior to that 15 days before also he was training. Prior to that again 15 days he was training. So he doesn't need to. It's an off season, it's an off period. You can sit at home, you can do whatever you want, but he's not that kind of a player. He wants to, I mean, if he is good, it's because of the efforts that he takes. It's because of what he wants to contribute, and he wants to ensure that the younger players in the team, whether it's the Bengaluru FC team or even the national team, get inspired by the way he does. And he's a role model. He sets examples for everyone, and he's got very high standards, and I think that's why he's able to do what he's able to do. And I don't think he's got, I think, more football left in him to contribute not only for Bengaluru FC but even for the Indian national team. मंदार भाई, आखिर के 2 सवाल। बेंगलुरु में सबसे पॉपुलर कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या बेंगलुरु एफसी? सुनील छेत्री या विराट कोहली? No, I think both of them are popular. Whether both franchises are popular. ये डिप्लोमेटिक हो गया। नहीं, डिप्लोमेटिक का सवाल नहीं है। सीधे देखो, क्रिकेट ना मेरे लिए अलग स्पोर्ट है, बिकॉज क्रिकेट का कैसा है, क्रिकेट में अगर चिन्नस्वामी स्टेडियम में धोनी ने आके भी सिक्सर मारा तो पूरा स्टेडियम चिल्लाने लगेगा, पूरा स्टेडियम सपोर्ट करने लगेगा। बट अगर कंतीरवा में अगर एटी के मोहन बगान का रॉय कृष्णा के गोल मारेगा तो सब लोग शांत बैठेंगे, उसमें वो उसको चीयर नहीं करेंगे। तो वो फैन बेस अलग है। तो for cricket is a different thing, for football is a different thing, but both teams are popular in the city, that much I can definitely say. And as far as both the captains are concerned, I think they are role models for their respective sports, not only for their respective sports but every sportsman that is there in the country. And both of them, I think, have got a tremendous respect for each other, and we saw in the middle where they had an interaction with each other and how much chemistry and how much bond that they had with each other. I think both of them are equally important for Indian sports. Nation wants to know what is Bengaluru FC. राज क्या है बेंगलुरु एफसी का? Nation wants to know. नहीं, ऐसा कुछ राज तो कुछ है नहीं है. It's a very simple football club where we all of us, including the owners, who are very passionate about doing something good for Indian football. हमारे साथ जो हमारे सब को कलीग्स है जो हमारे साथ काम करते हैं, वो भी सब इसी with the same passion that they want to do something good which can contribute for the betterment of Indian football. तो यही सिंपल सोच रख के हम लोग क्लब चलाते हैं. बाकी तो मेरे हिसाब से कोई सीक्रेट है नहीं. डिसीजन मेकिंग हमारा जो रहता है क्लब में, वो एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द क्लब, द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल, ये मायने रखते हुए हम लोग डिसीजन लेते हैं.
So I think the more simple you keep it, I think it's easier to run the football club. Also, I feel that since I was associated with Indian football for 3 years as a manager from 2010 to 2012, वो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला था इंडियन फुटबॉल में रहने का, उससे मुझे इंडियन फुटबॉल में अच्छी चीज़ें क्या है या इंडियन फुटबॉल में कुछ चीज़ें जो हम सुधार सकते हैं, ये सब चीज़ों का जो एक्सपीरियंस मिला है उससे भी मुझे अभी काम करने में आई यूज़ दैट एक्सपीरियंस टू एंश्योर दैट वी आर ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक. ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट एक तो हमारे कंट्रोल में है कि हम जो भी दे वो 100% दे एज अ फैमिली, एज अ फुल फुटबॉल फैमिली, राइट फ्रॉम द प्लेयर्स, फ्रॉम द मैनेजमेंट टू एवरीबडी वर्किंग एट द क्लब, एक फैमिली की तरह काम करे. So I think that is the simple thing we keep, and I think maybe that is helping us as a club to grow. पिछले कुछ सालों से ग्रास रूट डेवलपमेंट के बारे में फेडरेशन काफी काम कर रही है. हर आईएसएल फ्रेंचाइजीज या आई लीग के जो टीम है वो भी अपने अपने ग्रास रूट डेवलपमेंट के काम कर रहे हो, आप लोग भी काम कर रहे हो. जो बेंगलुरु एफसी एकेडमी जो है खासकर के एक बेंचमार्क सेट किया और एफसीसी भी आप लोगों को 2 स्टार मिल चुका है. तो ये जो ग्रास रूट का जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताएं. हाँ, आई थिंक ये मेरा सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है as far as the club is concerned, because I really enjoy, I think I really want to contribute a lot to, and I think the best way to contribute to Indian football is through grassroots, through youth development. तो ये क्या ऐसा मेरे हिसाब से एक या 2 साल में नहीं हुआ है, ये हम लोग सब आई थिंक अराउंड 6 years से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं. हमारा पहले एकेडमी नॉन रेसिडेंशियल था, बेंगलोर बेस्ड ही था, but slowly in the after I think the past 4 years we set up our academy in residential academy in Bellary. उसके पहले हमने थोड़ा हमारा सॉकर स्कूल्स के प्रोग्राम चालू किए थे. We started off with only 2 centers in Bangalore. Now currently we are almost 19 centers in Bangalore and couple of centers in Mangalore. We are in Pune also, and we are in Ahmedabad also, in Gujarat and in Maharashtra. तो ये हमारा सॉकर स्कूल्स के अलग अलग सेंटर्स है जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग आउट टू क्लोज टू 1400 चिल्ड्रन ओवरऑल. वी हैव गॉट अ फ्यू स्पेशल प्रोग्राम्स दैट हम लोग कोई स्कूल्स में एक स्पोर्ट्स स्कूल करके बेंगलोर में खुला है, उनके साथ हम एक कोई अच्छा प्रोग्राम अभी अनाउंस करने वाले 1-2 दिन में ही. सो दैट इज समथिंग विच इज अगेन वेरी क्लोज, बिकॉज एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम या एक ग्रास रूट्स प्रोग्राम के लिए प्लेयर्स और कोचेस के लिए प्रोग्रेशन करना जरूरी है. मतलब आप अगर अंडर 7 या अंडर 9 या अंडर 11 से चालू करते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है जहाँ पे वो अगर पोटेंशियल है तो वो ग्रो हो सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव. वी हैव गॉट आवर डे बोर्डिंग एकेडमी इन बैंगलोर फॉर द 7, 9s and 11s, जो कि बैंगलोर में के ही लड़के हैं या उनके पेरेंट्स के साथ रहते हैं या उनका लोकल स्कूल में जाते हैं. 13-15 हमारा बेलारी में है, विजयनगर में, जहाँ पे हमारा इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो ओलंपिक प्रोग्राम चल रहा है उधर पे हमारा अंडर 13 और 15 है. और 18 अंडर 18 और रिजर्व हमारी बेंगलोर में ही है. ये हमारी फर्स्ट टीम जहाँ रहती है वहाँ पे ही रहते हैं, उनके साथ हमेशा आपस में भी खेलते हैं. सो इफ यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर प्रोग्रेशन देन इट इज समथिंग विच विल हेल्प द क्लब इन द लॉन्गर रन. सो इट इज अवर I think it's important that every club contributes towards grassroots. और अभी AFC का definition भी grassroots के बारे में अलग हुआ है. ये जो वो लोग बोलते हैं कि जो anything which is not professional football is grassroots football. तो उसमें आपके soccer schools आते हैं, आपकी academies आते हैं, तो ये सब चीजें मिला के ही पूरा grassroots की तरफ देखा जाता है. Coaches to keep the right coaches in youth development programs is also important, जो कि प्लेयर्स के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा सोचे, बल्कि दे शुड बी थिंकिंग अबाउट कि मुझे अंडर 13 का टाइटल मारना है या अंडर 15 का टाइटल मारना है. ये तो होने वाला है. अगर आप प्लेयर को डेवलप करने के प्रोसेस की ओर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप रिजल्ट्स के पीछे भागेंगे तो प्लेयर का डेवलपमेंट नहीं होगा. तो मेरे लिए अगर यूथ डेवलपमेंट का कोच मेरे पास आके बोलता है कि यार मैंने देखो आपका अंडर 15 का टीम जिता दिया, अभी आप मुझे अंडर 18 में पुश करो या ये करो, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ यार्डस्टिक दैट वी एज अ क्लब कंसिडर इट टू बी अ यार्डस्टिक फॉर ग्रेडिंग द कोचेस. लेकिन अगर अंडर 15 से अंडर 18 में 15 या 20 लड़के आगे जाते हैं तो दैट इज द प्रोग्रेस, दैट इज व्हाट द कोच हैज डन बेनिफिशियल. एंड आई थिंक
ये जो हमने 4-5 साल में जो हमारा रेसिडेंशियल प्रोग्राम और ये रिजर्व टीम भी चालू की थी, इसके लिए एक रीजन है। अगर आप अंडर 18 एकेडमी आप अगर इतना इन्वेस्टमेंट करके इतना 7 अंडर 7 से लेके अंडर 18 तक अगर आप कर रहे हो, तो एक हमने देखा है कि अंडर 18 से लड़के जो ग्रेजुएट होते हैं, इसमें से एक या दो लड़के आपके 18 के फर्स्ट टीम के 18 के स्क्वाड में आएंगे, या 3 या 4 लड़के आपके 25 के स्क्वाड में आएंगे। लेकिन अगर इतना ही अगर सक्सेस रेट है, तो हम लोग इतना फिर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना हम लोग कंट्रीब्यूशन क्यों करें? हम चाहते हैं ज्यादा बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टीम में हो। तो इसके लिए वी फेल्ट 2 years back that 3 years back that we should do a reserve team. So reserve team would act as a bridge between the under 18s and the first teams. So these are a few decisions that we also learned while we were progressing as a football club. And I'm happy that कि अगर ये साल में अगर ये अभी जो आने वाला ISL season है, उसमें almost 6 of our players which are part of our academy as well as part of our reserve team have now been graduated to the first team. So that is something which we feel very proud of. और ये बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स अगर ऊपर ग्रेजुएट हो रहे हैं, एंड नॉट ओनली टू गो ऑन रिप्रेजेंट द BFC फर्स्ट टीम, बट इवन द नेशनल टीम और इवन द यूथ टीम्स इन द नेशनल टीम। अगर इसमें अगर हमारा हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लेयर डेवलप करने में, तो दैट इज समथिंग विच वी फील वी आर वेरी प्राउड ऑफ। सो आई थिंक यही हमारा सिंपल चीजें हैं जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा चीज है। और फेडरेशन के जो हमारे आई लीग सीईओ सुनंदो धर कुछ दिन पहले आए थे हमारे चैट शो में, और वो बता रहे थे AIFF क्या कर रही है। ये जो एज बढ़ा के खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, हर स्पोर्ट्स में रहता है एज बढ़ा के खेलना, इसके बारे में बेंगलुरु FC कितना कठोर है, क्या डिसीजन ले रही है, अगर और क्या क्या सोच रखती है, और कैसे ही इसको एकदम से खत्म करने का सोच है। तो ये आई थिंक ये बहुत एक ऐसी चीज है जो पूरे इंडियन स्पोर्ट्स को आई थिंक थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है इसके वजह से, वेयर द लॉट ऑफ एज चीटिंग टेक्स प्लेस। AIFF द आई लीग डिपार्टमेंट इज टेकिंग utmost care and trying to come out with various proper channels through which all these clubs can be checked, including BFC and all other clubs that are participating. But जैसे मैंने बोला, अगर इसके लिए ना मेरे हिसाब से क्लब्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्लब्स में जो कोचेज है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अगर मैं एज ए CEO मेरे कोच को बोलता हूँ कि अगर तेरे को अंडर 15 जीतना ही है, अंडर 18 जीतना ही है, तो वही जाके पेरेंट्स को या बच्चों को बोलता है यार तू तेरा सर्टिफिकेट बना के लेके आ 2 साल छोटा, तो तू अच्छा खेल सकेगा। बिकॉज ही वांट्स टू प्रूव टू मी कि मैं उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ, तो वो मुझे प्रूव करना चाहता है कि मैं जीत रहा हूँ करके। तो आई थिंक इवन वी क्लब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट if we don't put this pressures of winning, because as I mentioned, at a age group sport it has to be more about development than more about winning. So I think this is where we clubs should also contribute. It's not only the association or the coaches or the players, but also I think clubs and people in the administration of the club are also important. As far as जो भी rules AIFF set करती है age डिटर्मिनेशन के लिए, पहले MRI चेक करती थी, अभी TW3 चेक कर रही है। तो हम लोग जो भी हमारा स्काउटिंग करते हैं और हमको कोई बच्चा अच्छा लगता है, तो हम लोग एज अ क्लब उसके ऊपर हमारा अलग से स्पेंड करते हैं टू एंश्योर दैट वी डू दी। आज TW3 अगर AIFF देख रही है, तो वी विल एंश्योर दैट वी विल डू आवर TW टेस्टिंग ऑफ ऑल आवर 65 to 75 kids before the AIFF also does it, because we want to ensure that we are taking the right children at intake at our academy. और जब भी फिर AIFF का सिस्टम में आ जाएगा, जहाँ पे वो सेंटर बोलते हैं जाना है, वहाँ भी जाके बच्चे वापस एक बार चेक करते हैं। सो वी नो दैट मोर और लेस वी वोंट गो रॉन्ग। मे बी देयर माइट बी 1 or 2 केसेस विच, बिकॉज TW3 भी कंक्लूसिव है नहीं, यहाँ पे थोड़े 2-3 महीने के बाद भी वो बोन डेंसिटी थोड़ा अलग हो सकता है। कोविड-19 के चलते वर्ल्ड वाइड में काफी सारा प्रॉब्लम है फुटबॉल को लेके, और सैलरी रिड्यूस भी काफी सारा क्लब ने किया, इंडिया में भी किया है, अब्रॉड में भी किया है। तो बेंगलुरु FC का क्या स्टेक है? बेंगलुरु FC क्या सोचती है प्लेयर्स के सैलरी के बारे में, और क्या वही जैसे फीफा ने बताया था वही रूल्स फॉलो कर रही है, या बेंगलुरु FC थोड़ा सा अलग कुछ किया प्लेयर्स के साथ? नहीं, हम लोगों ने तो कुछ अलग से कुछ किया नहीं है। हम लोग in terms of the players salary is concerned, हमारे लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोविड हुआ ही नहीं है। वी आर कंटिन्यूइंग पेइंग द प्लेयर्स द वे वी वर प्लेइंग बिफोर आल्सो।
सो जो अभी भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है या हमारा जिनका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल मतलब ये करंट साल से भी फुटबॉल साल की मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यू हो रहा है, उनको तो उनका पेमेंट जून का सैलरी ऑलरेडी हो चुका है जुलाई मंथ में, सो उनमें कोई डिडक्शन या कुछ ऐसी बात तो हुई नहीं है. So we will continue paying the players because it's a formal agreement. It's a something which is on the dotted line. अगर आगे जाके कुछ होता है तो हम लोग खाली प्लेयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ फोर्स नहीं कर सकते. ये मेरा थॉट प्रोसेस है बिकॉज that's how the rules and that's how the FIFA guidelines are also there. And if we are if we are treating our players as our assets and if we want to maintain that going forward, see ये कोविड अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीना चल सकता है, लेकिन उसके बाद तो क्लब भी है, प्लेयर्स भी है, रिलेशंस तो रखना ही है. तो उनके साथ कुछ गलत करके मतलब नहीं है. तो जो रूल्स है उस हिसाब में हम लोग बिठाएंगे सब कुछ जो कुछ है वो. तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोगों ने प्लेयर्स का सैलरी कट किया है, ऐसा कुछ फिलहाल तो कुछ है नहीं. क्लेटन सिल्वा को तो आपने ले लिया है, लेकिन मीकू के बारे में क्या ख्याल? मीकू के आ रहे? स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है सिर्फ. नहीं, मीकू का देखो, मीकू का कैसा है कि मीकू को हमने फरवरी 2020 अराउंड दैट टाइम हमने उसको ऑफर दिया था. वो ऑफर अभी भी उसके पास टेबल पे है. ही इज थिंकिंग अबाउट इट. So as long as from our side we have given him an offer, the decision is up to him to take a call. I think in one of our previous communications with our fan base, our owners also had made it clear about it that offer for Miku has already been there on the table from the club. Whether he takes it or not, time will tell. But yeah, I mean, he's a good player. He's done well for the club when he was there with us, and I think he's a special player for sure. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.